पश्चिम बंगाल में सियासी वार पलटवार की राजनीति अपने चरम पर है। 4 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बाकी 4 चरणों के लिए बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हथियार बना है कूच बिहार के शीतलकुची में हुई राजनीतिक हिंसा। इससे पहले ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए कूच बिहार में हुई राजनीतिक हिंसा के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया था और इस्तीफे की मांग की थी। इसी राजनीतिक वार पलटवार के बीच पश्चिम बंगाल का सियासी पारा आज और बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अलग अलग जगहों पर 7 जनसभाएं और रोड शो करेंगे। आज 12 बजे से 4 बजे के बीच 3 रैलियों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बंगाल के सियासी पिक्चर में शह और मात का खेल अपने चरम पर है। 2 मई को बीजेपी बंगाल में अपना परचम लहराने और कमल खिलाने के लिए बेकरार है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर एक के बाद एक कई हमले किए। कहा 2 मई को दीदी का जाना और बंगाल में कमल खिलना तय है। उनकी जो विदाई है वो छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या? तो भाई दीदी की विदाई जब करते हो तो धूमधाम के साथ 200 सीटों से विदाई करने का एक बार तय कर। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कुछ बिहार हिंसा को लेकर ममता के लगाए आरोपों का गंभीरता से जवाब दिया। दीदी जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। कुंभ में आज सोमवती आस्था का दूसरा महासंगम हो रहा है। आज वो अमृत स्थान है जो भक्ति की शक्ति से ही मिलता है। संत महात्मा आम आदमी सब शाही स्नान की साधना कर रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज पूरे हरिद्वार में सुनाई दे रही है। मान्यता है कि कुंभ में शुभ मुहूर्त में किया गया स्नान जीवन को सुख शांति से भर देता है। हरिद्वार महाकुंभ में आज सोमवती अमावस्या का पवित्र दूसरा शाही स्नान हो रहा है। कोरोना वायरस के साए में श्रद्धालुओं की भीड़ और अखाड़ों के शाही स्नान के लिए जिला और मेला पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शाही स्नान से पहले ही लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके हैं। मेला प्रशासन ने बारी बारी से अखाड़ों के स्नान का रूट और समय चार्ट जारी किया है। एंटीलिया केस में एनआईए जांच कर रही है तो 100 करोड़ वसूली केस में सीबीआई ने भी जांच तेज कर दी है। 100 करोड़ की वसूली मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 पीए को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों पीए संजीव पलांडे और कुंदन से सीबीआई ने सवाल जवाब किए और करीब 10 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। कुंदन और पलांडे का जिक्र मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया था, जिसमें परमबीर ने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इस चिट्ठी में वसूली को लेकर एसपी पाटिल नाम के एक पुलिस अधिकारी के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया गया था। इस बातचीत में देशमुख के पीए पलांडे का नाम आया था और सीबीआई मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और ये माना जा रहा है कि कई और नाम सामने आ सकते हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई जल्दी ही अनिल देशमुख से भी पूछताछ करेगी। वसूली कांड की जांच कर रही सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। अब तक सीबीआई कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इस बीच आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। आठवले ने कहा कि महाअघाड़ी के एक मंत्री को नोटिस मिलेगा और सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। अनिल देशमुख जी ने हर महीने को 100 करोड़ रुपए देने की मांग की है, तो मुझे लगता है अभी अनिल देशमुख के जो दूसरे सहयोगी है उनको भी नोटिस दिया है, तो बहुत सारे लोगों को भी नोटिस मिलेगा। और मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी के सरकार का एक एक मंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा और आखिर में उद्धव ठाकरे को रिजाइन देना पड़ेगा। सीबीआई जांच की इजाजत मिलने के बाद उद्धव सरकार के मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। एंटीलिया केस और मनसुख हत्याकांड की साजिश में सचिन वाजे को जेल पहुंचाने के बाद अब एनआईए ने वाजे के सबसे करीबी राजदार रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया है। रियाज काजी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे का सबसे करीबी साथी था। वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही रियाज काजी एनआईए के रडार पर था। कई दौर की पूछताछ के बाद काजी को एनआईए ने गिरफ्तार किया। एनआईए ने रियाज काजी को कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की कस्टडी की मांग की। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक एनआईए रिमांड पर भेज दिया है।
रियाज काजी ही वो शख्स था जो वाजे को बचाने के लिए ढाल की तरह काम कर रहा था। एंटीलिया और मनसूख केस में रियाज काजी की सबूत मिटाने में भूमिका रही थी। रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया था कि किस तरह रियाज काजी ने नंबर प्लेट की दुकान से सबूत मिटाए। रियाज काजी ने सचिन वाजे को कार के फर्जी नंबर प्लेट बनवाने में भी मदद की और जब सचिन वाजे गिरफ्तार हो गया तो रियाज काजी ने नंबर प्लेट की दुकान से सबूत भी मिटाए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लोगों को डराने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,52,879 नए केस सामने आए, जबकि 839 मरीजों की जान चली गई। पिछले 5 दिनों में ही 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालात राजधानी दिल्ली की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 से 15 दिनों में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ कोरोना की चौथी लहर है। इसके बाद कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही सीएम योगी ने टीकाकरण अभियान पर जोर देने को कहा। कोरोना से जंग अभी जारी है और वैक्सीनेशन लगने के बाद भी सावधानी बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना के बढ़ते खतरे पर लगाम लगाने की पीएम मोदी की अपील एक बार फिर रंग लाती दिख रही है। पीएम ने देश की जनता से कोरोना उत्सव मनाने की अपील की थी, जिस पर असर भी दिखने लगा। 14 अप्रैल तक देश में कोरोना उत्सव मनाने की शुरुआत रविवार को हो चुकी है, जिसमें देश के हर राज्य बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाना है। यह उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी पहल जिंदगी को बचाने के लिए की जा रही है। दिल्ली के अलग अलग सेंटर पर टीकाकरण को लेकर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। तस्वीरें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की हैं, जहां पीएम मोदी की अपील पर लोग बड़ी तादाद में टीकाकरण के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरकारी सेंटर पर टीकाकरण के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस टीका उत्सव का जायजा लिया और लोगों से इस उत्सव में भारी संख्या में शामिल होने की अपील भी की। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए 4 मई से शुरू होने जा रही सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि सीबीएसई का कहना है कि तय समय से ही परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई ने सुरक्षा के साथ पूरी तैयारी कर ली है। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीबीएसई परीक्षाओं को आयोजित करने पर दोबारा विचार करने को कहा है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, विनाशकारी कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए सीबीएसई परीक्षा आयोजित करने पर फिर से विचार करना चाहिए। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है। बस स्टैंड हो या फिर कोरोना टेस्टिंग सेंटर, न सोशल डिस्टेंसिंग दिख रहा है, न ही लोग मास्क पहनते दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि कोरोना टेस्टिंग कराने के लिए यहाँ लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा जा रहा है और ना ही जो लोग हैं वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि उन्हें अपनी तरफ से भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यहाँ पे पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने ही देखिए कि किस तरह की ये तस्वीरें हैं। आदेश के बाद धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। बसों में यात्रियों की संख्या घटाकर आधी कर दी गई है, लेकिन इन आदेशों का पालन सही से होता नहीं दिख रहा। कोरोना से कड़ाई से निपटने की जरूरत है और इसमें आम जनता को भी भरपूर सहयोग देना होगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर आप मास्क से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पटना के 10वीं क्लास के अर्पित और 12वीं क्लास के अभिजीत ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे आसपास घूम रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। कोई ऐसे पर्सन हमारे कांटेक्ट में आते हैं डिस्टेंस में और उनका अगर बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो ये डिवाइस उनको एज ए मे बी वो इन्फेक्टेड से उसको ट्रीट करेगा और हम लोगों को इसमें एक बजर है जो कि आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। किलकारी के बच्चों ने इस डिवाइस को पेटेंट भी करा लिया है। सिक्के के आकार का ये डिवाइस टेम्परेचर सेंसिंग के आधार पर काम करता है। इस डिवाइस को पॉकेट के साथ साथ कॉलर में भी आसानी से लगाया जा सकता है। फिलहाल इस डिवाइस से 1 मीटर के दायरे की सूचना मिलती है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 200 से 400 रुपए के बीच होगी। पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल लाए गए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई भी तेजी से हो रही है।
आज साल 2003 में लखनऊ जेल के जेलर और डिप्टी जेलर पर पथराव के मामले में आरोप तय करने वाले एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में तलब किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी होगी। मुख्तार के अलावा इस मामले में यूसुफ चिश्ती, आलम, कल्लू पंडित और लालजी यादव पर भी आरोप तय होने हैं। यूसुफ चिश्ती और आलम फिलहाल जेल में बंद है, जबकि कल्लू पंडित और लालजी यादव जमानत पर बाहर है। मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी की वजह से ही इस मामले में अब तक आरोप तय नहीं हो पा रहे थे। एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज पीके राय ने मुख्तार अंसारी को पेश कराने के लिए यूपी पुलिस और रोपड़ जेल को भी निर्देश दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब मुख्तार बांदा जेल में है, जिससे मामले की जल्द सुनवाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के संपूर्ण सफाई का अभियान जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से तत्पर है। आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के मकसद से भारत मां के शूरवीर मुस्तैदी से तैनात है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में रविवार को सुरक्षा बलों ने 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। शोपियां में 14 घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। तीनों ही स्थायी लड़के थे। पुलिस के बार बार कहने के बावजूद किसी ने भी सरेंडर नहीं किया। अनंतनाग के बिजबिहेरा में भी आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने कहर ढाया। यहाँ 2 आतंकी काफी देर से छिपे हुए थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे आतंकियों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और दोनों आतंकियों की मौत के साथ ही ऑपरेशन खत्म हुआ। दक्षिण कश्मीर में 72 घंटों के अंदर 5 आतंकियों का खात्मा हुआ है। इससे पहले 22 मार्च को शोपियां में ही सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए थे। हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की ये तस्वीरें राजस्थान में बारां के छबरा की है, जहां एक चाकूबाजी की घटना के बाद तनाव फैला हुआ है। चाकूबाजी की घटना के बाद लोग बेकाबू हो गए। गुस्साए लोगों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया तो कई बसों में भी आग लगा दी। हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इस आगजनी की घटना के बाद सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। ये टैंकों की दहाड़ सुनिए, रेगिस्तान के सीने पर उड़ता रेत का बवंडर। बेशक ये जंग नहीं, लेकिन सेना इसे जंग की तैयारी से कम नहीं आती। ये धमाके बीकानेर की फायरिंग रेंज में हो रहे हैं, लेकिन इनकी गूंज से चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ रही होंगी, क्योंकि ये युद्धाभ्यास एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना कर रही है। ये तस्वीरें बताती हैं भारतीय सेना की तैयारियों का एक अंदाजा कि अगर दुश्मन ने आंख उठाई तो सेना किस तरह तक दुश्मन पर कहर बरपा सकती है। रेगिस्तान में गरजते T-90 टैंक तैयारी कर रहे हैं कि कभी चीन से सामना हो तो कैसे उसे सबक सिखाया जाए। बैसाखी से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में नरमी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस त्योहार के मौके पर भारतीय सिख तीर्थयात्रियों का एक जत्था पाकिस्तान जाएगा। इस जत्थे में 437 लोग शामिल हैं। ये जत्था पाकिस्तान के अलग अलग सिख तीर्थ स्थलों पर जाएगा, जिसमें ननकाना साहिब भी शामिल है। इस बात की मंजूरी पाकिस्तान की ओर से मिल गई है। पाकिस्तान जाने से पहले इन सभी यात्रियों की कोरोना जांच हुई। इस जांच में सभी यात्री नेगेटिव आए हैं। सभी यात्री आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और 22 अप्रैल को लौट आएंगे।